गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो बच्चों आज हम लोग चलते हैं, आपका नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ध्वनि। क्या चीज़? जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि मीन्स साउंड होता है। ये आपका चैप्टर 9 है आधुनिक विज्ञान का। तो देखिए बच्चों, ध्वनि क्या होता है या ध्वनि किसे कहते हैं, तो ध्वनि के बारे में हम आज इसकी परिभाषाओं को जानेंगे। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ होता है। क्या होता है? ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ होता है जिसको संचरण करने के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या होती है? माध्यम की आवश्यकताएं होती हैं। ये माध्यम आपके तीनों कोई से भी हो सकता है, चाहे ये ठोस हो, चाहे द्रव हो या गैस हो। अर्थात ध्वनि को संचरित होने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। जो ध्वनि है हमारी, इसका संचरण ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में उससे भी कम होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ध्वनि जो है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकताएं होती है, अर्थात कणों की आवश्यकताएं होती है। क्योंकि ठोस में जो होते हैं, ठोस में जो कण होते हैं वो काफ़ी पास होते हैं, या कह सकते हैं ठोस में जो कण होते हैं वो नज़दीक होते हैं, जिससे कि ठोस में ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, या कह सकते हैं ध्वनि ठोस में सबसे ज़्यादा या उच्चतम या अधिकतम संचरित होता है। जबकि द्रव में ठोस जो उसके कण होते हैं वो ठोस के अपेक्षा काफ़ी दूर होते हैं। तो द्रव में जो द्रव में जो ध्वनि का संचरण है वो क्या होता है? वो ठोस के मुकाबले कम होता है। और गैस में जो उनके अणु हैं वो ठोस और द्रव के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। इसलिए गैस में या वायु में कह सकते हैं कि वायु का संचरण सबसे कम होता है। आइए देखते हैं ध्वनि की क्या विशेषताएं हैं, ध्वनि की मुख्य विशेषताएं या विलक्षण क्या है या लक्षण क्या है। देखिए ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। किस प्रकार की है? ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंगें होती है, अर्थात इसको उत्पन्न किया जा सकता है किसी भी मैकेनिकल तरीके से या यांत्रिक तरीके से। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। और ध्वनि को बहने के लिए क्या आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है, या माध्यम ठोस, द्रव, गैस कोई सा भी हो सकता है। यह निर्वात में संचरित नहीं होती है, यह बात ध्यान रखिएगा। सामान्य ताप पर ध्वनि का जो वेग होता है बच्चों 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? सामान्य ताप पर एनटीपी पर क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एनटीपी पर इसका जो वेग होता है बच्चों 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तथा जो ध्वनि होता है, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब ध्वनि क्या होती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है या चलती है, तो ध्वनि का क्या होता है बच्चों? परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन होता है तथा अपवर्तन होता है। अर्थात ध्वनि पुनः आपके लौट के भी आ सकती है। जैसे कि क्या करते हैं हम लोग, कहीं पहाड़ पे जाएं या किसी कुएं में बोलें या किसी बंद कमरे में बोलते हैं, तो क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन हो जाता है। तथा अपवर्तन कब होता है? जब ध्वनि अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है, इधर से उधर कहीं चली जाती है, तो क्या होता है? ध्वनि का अपवर्तन भी हो जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, ध्वनि के माध्यम। क्या चीज़? ध्वनि को संचरित होने के लिए कौन कौन से माध्यम हैं? ध्वनि को संचरित होने के माध्यम कौन से? ठोस है, द्रव है और गैस है या वायु है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है बच्चों, ठोस का जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए। एग्जाम्पल में क्या है बच्चों? जैसे हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे क्या करते थे? टेलीफोन का एक खिलौना बना लेते थे, जिसमें क्या होता था? 2 डिब्बे ले लेते थे। डिब्बे में क्या करते थे? बीच में एक होल करके उसमें एक धागा लगा दिया जाता था और क्या कर दिया जाता था, और एक सिरे से क्या किया जाता था? एक सिरे से उससे डिब्बे के अंदर बोला जाता और दूसरे सिरे से कान में लगाकर उसे सुना जाता था। तो क्या होता था? इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता था कि ध्वनि को क्या होना चाहिए? ध्वनि को संचरित होने के लिए, बहने के लिए उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। एक यह जो उदाहरण है टेलीफोन का खिलौना, एक एग्जाम्पल है जस्ट। उसी प्रकार से द्रव में भी क्या होती है बच्चों? द्रव में भी ध्वनि क्या होती है? संचरण के लिए भी एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें जैसे क्या होता है, जल के अंदर जो बड़े बड़े आपके पनडुब्बी रहते हैं या समुद्री यांश चलती हैं या और कुछ भी चीज़ें हैं, मछलियां हैं या कोई अन्य बड़े जीव जंतु हैं, तो ये जब चलते हैं या उनके अंदर रहते हैं, तब क्या होता है कि उनमें जल तरंगे उत्पन्न होती है। क्या होती है? जल में एक विक्षोभ उत्पन्न होता है या तरंगे या कंपन उत्पन्न होती है। और इसको किस यंत्र द्वारा पढ़ा जाता है या सुना जाता है? हाइड्रोफोन की सहायता से। इसको हाइड्रोफोन की सहायता से उन ध्वनि में जल में उत्पन्न ध्वनि तरंगों को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है या रिसीव कर लिया जाता है, जिससे पता लगता है कि कोई भी चीज़ ध्वनि के अंदर, कोई भी वस्तु या कोई अन्य चीज़ या कोई इंजन या कोई बड़ी
मछली या कोई जीव या कह सकते हैं भूकंप आदि का भी पता इस हाइड्रोफोन की सहायता से पता लगाया जा सकता है। किसके माध्यम से? जो जल में उत्पन्न कंपन होगा या शोर होगा। यदि हम साधारणतया देखते हैं बच्चों की, यदि हम कहीं भी पानी में नहा रहे हो, मतलब पूरे का पूरा डूब कर नहा रहे हो, तो क्या होता है, यदि हम पानी के अंदर डुब्बी मारते हैं या डूबते हैं तो क्या होता है, हमारे कानों में कई तरह के शोर सुनाई देते हैं, जो कि यह क्या होता है, यह ध्वनि का ही वही शोर है या ध्वनि की तरंगे हैं जो हमको सुनाई देती है। हमारा जो शरीर है नॉर्मली उस तरंग को सुन नहीं पाता, मतलब इसको अलग अलग तरीके से नहीं कर पाता है, इसलिए हमें काफ़ी शोरगुल सुनाई देता है। उसके बाद है गैस या वायु। गैस या वायु कैसे बच्चों? जैसे हमारे घर में कोई दरवाजे पर कोई आता है तो क्या करता है, दरवाजे को खटखटाता है या डोर बेल को बजाता है, तो क्या होता है, हम तो हमेशा उस दरवाजे के पास नहीं रहते हैं, हम कहीं और भी रहते हैं, तो क्या होता है, दरवाज़ा खटखटाने पर या डोर बेल बजाने पर क्या होती है, वो जो आवाज़ है, वो जो कंपन है, वो वायु के माध्यम से हमारे कानों तक पहुँचती है। तो और उस कंपन या उस विक्षोभ को या उस ध्वनि तरंगों को हम कान के माध्यम से सुन पाते हैं, क्योंकि वो कान के जो हमारे अंदर पर्दे होते हैं उन पर उसका टकराव होता है, जिससे हमें वो ध्वनि सुनाई देती है। इससे हमें आभास होता है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है या दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है या दरवाजे की कोई बेल रिंग कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, ध्वनि क्या होती है, ठोस, द्रव और गैस के जो ये अभी एग्जाम्पल दिए गए हैं या वायु के एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसके माध्यम से हमें पता लगता है कि यह स्पष्ट होता है कि ध्वनि को बहने के लिए या संचरित होने के लिए उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से ध्वनि की चाल या वेग क्या होती है? ध्वनि की चाल या वेग किसे कहते हैं? ध्वनि तरंगों द्वारा, क्या चीज़, ध्वनि तरंगों द्वारा किसी भी माध्यम में, कहाँ पे, ध्वनि तरंगों द्वारा किसी भी माध्यम में, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, ठीक है, ध्वनि तरंगों द्वारा किसी भी माध्यम में 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, किसके द्वारा, ध्वनि के तरंगों द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? ध्वनि की चाल या ध्वनि का वेग कहलाता है। तो ये बच्चों देखिए क्या होता है, 0 अंश सेल्सियस पे, क्या चीज़, 0 अंश सेल्सियस में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि शुष्क नम वायु कह सकते हैं या 20 अंश सेल्सियस पे जो हमारा ध्वनि का वेग है वो 343 मीटर पर सेकेंड होता है, तथा जो वायु में कह सकते हैं, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 340 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी प्रकार से बच्चों आगे देखते हैं, इसमें क्या है, हमारी मुख्य हेडिंग है ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। ध्वनि को चाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक मुख्यतः हमारे यहाँ पे 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ताप और दूसरा माध्यम। क्या चीज़? ताप और माध्यम। देखिए ताप क्या होता है, ध्वनि का जो संचरण है ये 2 बातों पर डिपेंड करता है, एक तो ताप पर और दूसरा उसके माध्यम पे। ताप देखिए क्या होता है, यदि वायुमंडल में या कह सकते हैं यदि ताप उच्च होगा तो जो ध्वनि का संचरण होगा वो तीव्र होगा, यदि ताप निम्न होगा तो जो ध्वनि का संचरण या ध्वनि की जो गतियां हैं वो क्या होगी बच्चों, मंद होगी। इसी प्रकार से माध्यम की बात कर ली जाए तो ठोस में कैसा होगा, द्रव में कैसा होगा और गैस में कैसा होगा। ठोस में वही है बच्चों, ठोस में ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ठोस में जो उनके अणु होते हैं वो पास पास होते हैं। पास पास अणु होने के कारण से ध्वनि में जो कंपन उत्पन्न होता है वो कणों के माध्यम से या उनके जो अणु हैं उनके माध्यम से वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से द्रव में क्या होते हैं, वो अणु थोड़े दूर दूर होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, द्रव में जो ध्वनि है वो क्या होती है, ध्वनि का संचरण कम होता है तथा गैस में उससे भी कम होता है, क्योंकि जो गैस के अणु होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, वो काफ़ी दूर होते हैं। किसके मुकाबले में? ठोस और द्रव के मुकाबले में। इसी प्रकार से आइए देखते हैं ध्वनि से संबंधित कुछ विशेष परिभाषाएं हैं, इनको हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए एक सरल लोलक बना हुआ है, जैसे आप लोग घड़ी में देखते हैं कि पेंडुलम दोलन वाला आता था, तो उसमें एक ऐसा मतलब एक बार इधर जाता था फिर एक बार इधर जाता, फिर ऐसे ये कंटिन्यू प्रक्रियाएं करते रहते। तो इसके बाद और नीचे बॉब या लोलक लगा होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्थिति है सीधी स्टेट वाली, ये साम्य स्थिति होती थी, और इधर पर और इधर जो जाता था ये इसका कंपन होता था, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, दोलन या कंपन किसे कहते हैं। हमारी पहली हेडिंग है ध्वनि से संबंधित, दोलन या कंपन किसे कहते हैं। सरल लोलक का अपनी साम्य स्थिति से इधर उधर जो जाना है या चलना है या संचरण करना है, यही क्या कहलाता है, हमारा साम्य स्थिति। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर इधर से इधर गया, तो यही हमारा क्या कहलाता है, दोलन या कंपन कहलाता है। इसके बाद है बच्चों आयाम। क्या चीज़? आयाम। सरल लोलक द्वारा अपनी साम्य स्थिति से मैक्सिमम विस्थापन, यहाँ से ये यहाँ पे
गया, फिर उसके बाद साम्य स्थिति है, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। तो इस साम्य स्थिति से यहाँ और इस साम्य स्थिति से यहाँ पर जो इसका संचरण होता है या मैक्सिमम विस्थापन होता है, यही क्या कहलाता है हमारा, यही हमारा बच्चों आयाम कहलाता है। किसका? सरल लोलक का या ध्वनि का। इसके बाद देखिए आवृत्ति किसे कहते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं बच्चों? एक सेकेंड में क्या चीज़, एक सेकेंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या, मतलब किसी यंत्र द्वारा या किसी वस्तु द्वारा एक सेकेंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या, या कह सकते हैं सरल लोलक द्वारा, सरल लोलक द्वारा एक सेकेंड में जितना कंपन करता है वो क्या कहलाता है, वही हमारी आवृत्ति कहलाता है। अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक सेकेंड में वो कितनी बार रोटेट करता है, वही क्या कहलाता है बच्चों, वही हमारा आवृत्ति कहलाता है। इसके बाद है आवर्तकाल। क्या चीज़? आवर्तकाल, पीरियडिक टाइम। ठीक है, आवर्तकाल क्या कहलाता है? सरल लोलक द्वारा एक कंपन पूरा करने में, कहाँ से, ये साम्य स्थिति से एक यहाँ पे मैक्सिमम आयाम गया और यहाँ से पुनः यहाँ तक आने पर साम्य सरल लोलक द्वारा अपनी साम्य स्थिति से अधिकतम जहाँ पे विस्थापन हो रहा है उसको एक पूरा कंपन करने में, फिर से वो पूरा वहीं पर आने में जितना समय लेता है, वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। तो बच्चों आज हम लोग आपका जो 9 चैप्टर चल रहा था ध्वनि, आज यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जो अन्य परिभाषाएं हैं उसको कवर करेंगे। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं रहती है। धन्यवाद।